बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, कि हम जो लंदन फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरी लास्ट आर्टिकल के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस किया और उन्हीं को हमने लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दे दिया। चूँकि इसके बारे में हमें फ्रिट्ज लॉन्डन ने 1930 में रिपोर्ट किया था तो हमने उसके नाम पे उनको रख दिया। तो चूँकि इनका बहुत ज़्यादा गैसेस के उनकी लिक्विफेक्शन के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इनका अगर रोल हम देखें तो कहा जाता है कि ये जो लंदन फोर्सेस हैं ये डाइपोल फोर्सेस से तो वीक होती हैं, लेकिन अगर इनकी आल्दो पे ये वीक है लेकिन उसके बावजूद इनके बिहेवियर को, इनके अमल को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसको हम किस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप देखेंगे कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का जो बिहेवियर है लिक्विफेक्शन का, इसी तरह से जो हैलोजन गैसेस हैं, मसलन जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगी, जैसे इनके ऊपर जो है इनके बिहेवियर की स्टडी, इसको भी हम लेंगे। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं, वो पहले नंबर पे पोलराइजेबिलिटी है और दूसरे नंबर पे हमारे पास एटॉमिसिटी है। तो सबसे पहले हम पोलराइजेबिलिटी को कलेक्ट करने जाएंगे। तो पोलराइजेबिलिटी को अगर कलेक्ट करना चाहें तो कहता है कि इसके अंदर हमारे पास जो एटम के साइजेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से ड्रा करूँगा। तो अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लिखूँ, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, 18, 36, 54, ये 86। बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बात करें तो इसका आएगा -268। तो ये इन नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आप इस ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। तो इस ग्रुप का लिखने का मकसद हमारे पास ये है कि हमने इस पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन को कलेक्ट करना है। तो इसको कलेक्ट करते हुए आप देखेंगे कि मसलन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हीलियम का एटम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा। नियॉन को आप देखेंगे ऐसे होगा, और अगर इसी तरह से आप आर्गन को देखें तो आर्गन का इस तरह से होगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। इनको नोबल गैसेस इस वजह से कहा जाता है कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और ये रिएक्ट जो है वो आसानी से नहीं करते। तो देखिए आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है। तो साइज़ बढ़ने से इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड बढ़ता है। ठीक है, ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक लोड अगर इंक्रीज कर जाए तो फिर इसके अंदर डिस्टॉर्शन बढ़ जाती।
डिस्टॉर्शन या डिस्पर्शन बढ़ जाती है। तो डिस्टॉर्शन या डिस्पर्शन जब बढ़ती है तो अल्टीमेटली पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो अल्टीमेटली आपके पास मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल्स बन जाते हैं। जब डाइपोल्स बन जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वो इंटरैक्टिंग फोर्सेस जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, वो इंटरैक्टिंग फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम इस पोलराइजेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो वो इसी बेस पे, इसी डायग्राम की मदद से हम कर लेंगे कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है हम कहते हैं उसके अंदर डिस्टॉर्शन बढ़ती है। तो पोलराइजेबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इस तरह से करूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स का ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डिस्टॉर्शन है उसकी। साथ में लफ्ज़ उसने एक्सटेंट डाला है। ये लिमिट है, हद है कि किस हद तक कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे नोबल गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक ही एटम होता है। तो मॉलिक्यूल का लफ्ज़ यहाँ पे इनके लिए एक रिस्पेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल जब हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं कि वो कंपैरेटिवली एटम से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उस रिस्पेक्ट के लिए हम इनके लिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम साथ लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक्सटेंट है, एक्सटेंट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच, हद है। हद कैसे? जो साइज में छोटा होगा उसकी ये डिस्टॉर्शन की जो हद है वो कम होगी, जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर ये एक्सटेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ये ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यही वजह है कि हम इसको पोलराइजेबिलिटी को इस सेंस में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर जाते हैं कि जितनी ज़्यादा उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी हम कहेंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कहेंगे कि पोलराइजेबिलिटी का किसी हद तक डायरेक्टली साइज़ के साथ, वो आया कि एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसके साइज़ के साथ कंसर्न है। जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारे पास हीलियम है। हीलियम देखें, हीलियम का साइज़ छोटा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कम है। माइनस देखें 0 डिग्री पे आपके पास आइस बन जाती है। आप जैसे 0 से नीचे जाते हैं -1, -2, -3, तो ये आपके पास बहुत डाउन टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है। जबकि इसके कंपैरिजन में ये टेम्परेचर -61 ज़्यादा है, ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ये ज़्यादा कोल्डर रीजन है। ये एब्सोलूट 0 के करीब फॉल कर रहा है जो कि -273 था। जबकि ये कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये हाई टेम्परेचर है क्योंकि आप ये अब माइनस से एब्सोलूट 0 से ऊपर 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू है। तो यही वजह है कि उसने लिखा हुआ है कि हम जैसे जैसे इनके अंदर ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह दर हकीकत यही साइज़ है। जब साइज़ बढ़ता है तो ये मॉलिक्यूल जब ज़्यादा पोलराइज होके डाइपोल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो अल्टीमेटली इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। ये देखिए मैंने अगर 2 डाइपोल्स दिखाए तो इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादा होती चली जाएगी। जब ये ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
कि मॉलिक्यूल्स को आप हीट करते हैं और हीट करके आप उसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेके जा रहे होते हैं। देखें, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में पड़े हैं तो इस एक मॉलिक्यूल को अगर आप गैसियस स्टेट में लेके जाना चाहें तो आपको ये इंटरेक्शन ब्रेक करना होगा। ये इंटरेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपको टेम्परेचर उतना ज़्यादा देना पड़ेगा इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। यही वजह है कि यहाँ पे साइज़ बड़ा होने की वजह से आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव साइन को आपने देख के जो है वो यहाँ से मुतमईन हो जाना है। ये बज़ाहिर आपने इस वैल्यू के ऊपर नहीं जाना। अगर आप इस वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये लार्ज, जितनी नेगेटिव लार्ज वैल्यू होगी इसका मतलब है वो छोटी वैल्यू है, और जबकि आपके पास जितनी नेगेटिव वैल्यू स्मॉल होगी इसका मतलब है वो बड़ी वैल्यू है। ये बेसिक प्रिंसिपल भी है जिसको आप मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलराइजेबिलिटी के हवाले से था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ जो कि 7th ए ग्रुप है, तो 7th ए ग्रुप की तरफ अगर हम आते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 7th ए ग्रुप है। इस 7th ए ग्रुप के अंदर ये जो फ्लोरीन एटम होगा ये इस शक्ल में होगा। जब इसके दो एटम आपस में मिलेंगे तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से ये आयोडीन का होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर आपके पास देखें 9 है, कम है। जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका 53 है। ओके, तो मॉलिक्यूल का साइज टॉप टू बॉटम इस तरह से बढ़ता है। जैसे एटम का वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी चूँकि ये मॉलिक्यूल्स इन एटम से ही मिलकर बने हैं, तो इन एटम्स का जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है अल्टीमेटली इनके मॉलिक्यूल्स का भी साइज़ बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स का साइज़ टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि साइज़ जब बढ़ेगा डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो डाइपोल्स ज़्यादा बेटर मैग्नीट्यूड के पैदा होंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि आप देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -188 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयोडीन का +184 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे आपको यूजुअली क्वेश्चन भी दे देता है। क्वेश्चन क्या दे देता है कि वाई फ्लोरीन इज इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर वाइल आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। तो उसके पीछे यही वजह पोलराइजेबिलिटी है। आप उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर यही लिखेंगे कि मॉलिक्यूल चूँकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, पोलराइजेबिलिटी कम होती है, कम होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, जबकि आयोडीन का मॉलिक्यूल आपके पास इसका साइज़ बड़ा होता है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट भी देखें आपको +184 पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जबकि ये वाटर से भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। देखो, वाटर का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 184 आपको दे रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये
फैक्टर था जो कि पोलराइजेबिलिटी का था, जो कि हैलोजेंस के ऊपर और नोबल गैसेस के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो करा रहा था। इसके बाद हम इसके सेकंड फैक्टर की तरफ चलेंगे जो कि एटॉमिसिटी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं इसको रेज करना चाहूँगा। तो देखिए हमारे पास सेकंड फैक्टर है एटॉमिसिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है जिसको आपकी बुक के अंदर उसने इस तरह से लिखा C2H6 और बोला कि ये इथेन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस इथेन के इस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल आपके पास 8 एटम्स है। तो लिहाजा इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 8 है इस मॉलिक्यूल की। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप n-हेक्सेन का मॉलिक्यूल ले लें कि जिसको इस तरह से, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को उसने इस तरह से लिखा हुआ है C6H14, तो देखिए इसकी एटॉमिसिटी आपको 20 नज़र आ रही, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट उसने इसका रिपोर्ट किया हमें जो कि -88 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका हमें उसने बॉइलिंग पॉइंट रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट किया 68 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर फोकस करना है कि हमने देखना है कि किस तरह से ये एटॉमिसिटी ये लंदन फोर्सेस के ऊपर असरअंदाज होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो n-हेक्सेन का मॉलिक्यूल है इसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ इसका साइज़ भी बढ़ चुका है, जबकि इसकी एटॉमिसिटी कम है, इसका साइज़ छोटा है। तो चूंकि पोलराइजेबिलिटी एक डिस्पर्शन फिनोमेना है, तो डिस्पर्शन फिनोमेना अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर आता है तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर इस तरह से इसके अंदर इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पोल्स बन जाते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये मेरे पास 2 पोल्स बन गए और ये पोल्स पोलराइजेबिलिटी की वजह से आ गए। तो जबकि यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें कि आपको कितने पोल्स देखने को मिल रहे हैं कि आपको एट ए टाइम इथेन के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में देखें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, आपको यहाँ पे ज़्यादा पोल्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो गया। साइज़ बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट को ये बढ़ा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से बढ़ा रहा है, यहाँ पे देखें एग्जांपल आपके सामने उसने लिख दी कि इसका ज़्यादा है, इसका कम है। देखें ये 0 से -88 पे बॉयल कर रहा है और ये 0 से ऊपर आके बॉयल कर रहा है। तो बॉयल होने की वजह ये आपको ये पोल्स जो नज़र आ रहे हैं पोलराइजेबिलिटी से, ये जो टेम्परेरी पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एजम्पशन है कि इस तरह से पोल्स हो सकते हैं।
तो देखिए ये अब एन हेक्सेन का ये अकेला मॉलिक्यूल तो नहीं होता कि जब ये आपके पास एक बल्क की फॉर्म में, आपके पास ये मैटर की फॉर्म में पड़ा है, तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखें कितनी जगहों से, एक इधर से, इधर से 6 जगहों से इंटरेक्शन शो करा रहा है। ये देखें, ये मैं आपको जस्ट एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसका दे रहा हूँ, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल तो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। जबकि ये मॉलिक्यूल कितनी जगहों से बॉन्डिंग कर रहा है, टेम्परेरी जो पोलराइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की यहाँ ये 2 जगहों से कर रहा है, ये यहाँ से 6 जगहों से कर रहा है। तो यही वजह है कि आपने इन तमाम की तमाम इंटरेक्शंस को जब ब्रेक करना है तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पे इंटरेक्शंस कम हैं तो टेम्परेचर भी अल्टीमेटली कम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो एटॉमिसिटी है ये भी पोलराइजेबिलिटी के साथ इसका कंसर्न है, पोलराइजेबिलिटी के साथ दर हकीकत इनडायरेक्टली ये जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास ये मेन जो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर है ये ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट, और आपको पता है कि आप इन बॉइलिंग पॉइंट्स को, मेल्टिंग पॉइंट्स को थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स या थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स के नाम से याद करते हैं। ये लफ्ज़ मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आने वाले टॉपिक के अंदर इसके ऊपर बाकायदा अच्छी खासी बहस होने वाली है। वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उससे आगे। दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉन्डन फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच।